नमस्कार साथियों, आपके लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंप्यूटर सेंटर कासगंज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के अगली वीडियो के लिए तैयार हुए हैं, जिसमें आज देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे दोस्तों? वर्णों का वर्गीकरण। देखिए, इससे पहले हमारे अब तक वर्णमाला से संबंधित 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको आप देखिए और उसके बाद इसको देखिएगा। तो देखिए, वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण आज हम अलग अलग स्तरों पर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्राणवायु या प्राण तत्व के आधार पर देखिए दोस्तों, प्राणवायु या प्राण तत्व आखिर ये है क्या? देखिए, जिन वर्णों के यानी ये जो वर्ड बोलते हैं आप लोग, इनके उच्चारण में मुख से वायु निष्कासित होती है। क्या होती है? वायु। ठीक है। तो देखिए, इसके आधार पर हम लोग 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो महाप्राण और दूसरे अल्पप्राण। देखिए, महाप्राण जो वर्ण होते हैं, उनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक है दोस्तों। और जो अल्पप्राण होते हैं, उनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। ठीक है। यानी महाप्राण वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं। देखिए दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। अतः इनकी संख्या कितनी हो गई? 14। कितनी रहेगी? 14। देखिए कैसे। प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग में आपने देखा भाई, आपने इससे पहले वाली वीडियो पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया था। हाँ जी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखिए, क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क। तो दूसरा क्या है? ख। तो हमने क्या कहा था? प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण। तो दूसरा कौन सा होगा? ख। फिर क्या कहा है? चौथे वर्ण। तो चौथे वर्ण कौन से होते हैं? खा के बाद ग, फिर खा। ठीक है।
ऐसे ही चा वर्ग में चलेंगे हम लोग तो क्या होगा, छ और छ। टा वर्ग में चलेंगे तो ठ और ढ। अरे फिर हम ता वर्ग में चलेंगे तो था और ध। प वर्ग में जाएंगे तो फ और भ। भाई ये आपके प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण हो गए। अब हम क्या कह रहे हैं, सभी ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन दोस्तों आपने पढ़े होंगे श, स, स। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई दोस्तों, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे महाप्राण। एक तरह से आप देखेंगे तो इन वर्णों के उच्चारण में हकार यानी ह की ध्वनि होती है साथ में। देखिए का के बाद ख, आपने देखा होगा का के अंग्रेजी आप लोग क्या बनाते हैं के, तो खा के क्या बनाते हैं के। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही गा, गा के अंग्रेजी क्या बनाते हैं जी, तो घा के क्या बनाते हैं जी एच। इसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे। आगे आपने देखा ये जो वर्ड है आपका, इसमें आप लोग केवल एस का प्रयोग करेंगे, एच का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको आप ये समझिएगा अजय कि ये आपकी जो ट्रिक है एच वाली उससे अलग है, अर्थात उसका अपवाद मान लीजिएगा एक तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारे महाप्राण रहे। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण। अल्प प्राण, देखिए अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं, अभी हमने बताया जैसा कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण वर्ण। ये प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण तथा सभी अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ वर्ण होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इनकी संख्या की जब भी बात करेगा तो वही इनकी संख्या को 19 की माना गया है, लेकिन जो हमारे स्वर होते हैं हाँ जी, उन्हें भी क्या कह सकते हैं, स्वर, वो भी आपके अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो प्राण वायु के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है वो केवल व्यंजनों का होता है, ना कि स्वरों का। लेकिन कभी हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें हमसे पूछा जाता है निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि है, ऑप्शन में है आ, ग, ह, श। तो इस कंडीशन में हमें जब तक हमारा व्यंजन है ऑप्शन में तब तक हम इसी को आंसर लगाएंगे। क्यों, ये का वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा। हाँ जी, आपके ये महाप्राण है दोनों के वर्ग, यही तो है महाप्राण। लेकिन आप इसको गा को लगाएंगे, आपको उस समय आप अल्पप्राण नहीं कहेंगे। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ जाए इसके स्थान पर अरे घ आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रश्न करेगा कि निम्न में से महाप्राण नहीं है या निम्न में से अल्पप्राण है, तो उस समय हमें आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। वास्तव में देखा जाए तो अल्पप्राण वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, 19 है। क्यों, देखिए पहले कितने वर्ण हो गए भाई,
प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण कितने होंगे? 5। तीसरे कौन से होंगे? ये भी 5 और 5वें तो ये भी 5 और अंतस्थ आपके कितने हैं? 4। तो कितने हो गए? 19। देखिए वो कौन कौन से हैं? का वर्ग में चलेंगे क, खा आपका महाप्राण में चला गया तो कौन बचा? तीसरे नंबर का ग, अरे घा चला गया महाप्राण में और ङ। चा चा य टा ट ण ता ता न प व। ठीक है दोस्तों, है मेरा हाँ जी। अब आपके ऊपर रह गए अंतस्थ। अंतस्थ कौन से होते हैं? या र ल। ठीक है हाँ जी। इस तरह से आपके जो 19 जो वर्ड हैं वो आपके अल्पप्राण कहे जाएंगे। लेकिन जब ऐसी कंडीशन बन जाती है जो कि अभी मैंने समझाया था तो उस समय आप सभी स्वरों को भी अल्पप्राण की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका प्राणवायु या प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसके आगे हम लोग अगला वर्गीकरण देखते हैं। भूसत्व या कंपन्नता के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए भूसत्व या कंपन्नता के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए जैसे आप लोग देखते हैं अरे प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुंह के अंदर हमारे गले में अरे स्वर तंत्रिका होती है। जैसे कि आपने गिटार देखा होगा, क्या देखा है? गिटार। गिटार में क्या होते हैं? देखा होगा आपने, पतले पतले तार लगे होते हैं। भाई उन्हीं के मध्य से क्या होती है? वायु निकलती है। जब वायु उसमें लगती है या एक तरह से आप लोग देखे होंगे अरे उंगलियां टच करते हैं तो उसमें क्या होता है? झंझनाहट होती है। और जब झंझनाहट होती है अर्थात कंपन होता है उन तारों में तो अभी तो ध्वनि उत्सर्जित होती है। हाँ क्या होती है? ध्वनि उत्सर्जित होती है। तो कंपन भाई आप देखिए इनकी जो परिभाषा बनती है तो क्या कहेंगे हम लोग? कंपन के आधार पर, अर्थात स्वर तंत्रिकाओं में जब कंपन होता है तो उसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए कंपन्नता के आधार पर हम लोग इनको दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2। एक तो रहेगा अघोष वर्ण और एक कहेंगे हम लोग सघोष। ठीक है दोस्तों, देखिए अघोष वर्ण क्या होते हैं? जैसा कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है, ठीक है, अघोष को ही यहाँ पर सॉरी सघोष को घोष वर्ण भी कह देते हैं। ठीक है, घोष। देखिए अघोष पहला नंबर आप पढ़ेंगे अघोष वर्ण। अ माने क्या होता है? नहीं। घोष माने कंपन, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, किसी भी वर्ण को बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होगा। हाँ जी, किसी वर्ण को बोलिए आप, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन अवश्य होगा। लेकिन जैसा कि मुझे देख रहे हैं आप लोग, हाँ जी,
शायद मेरा शायद दिख रहा होगा। तो मैं मान के चलिए या कोई दूसरा व्यक्ति ले लेते हैं, अरे जैसे खली है आपका, मान के चलिए 100 रोटियां खाता है, कितनी 100, और उसको बाई चांस 2 या 4 रोटी आप खिला दे, क्या उसका पेट भर गया? उससे पूछेंगे खाना खा लिया, तो क्या कहेगा? ये कहेगा नहीं, कहेगा ना। तो वही सिस्टम है कि इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन तो होता है, परंतु मुश्किल से 2-4% ही कहिएगा, जिसको आप लोग नगण्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नगण्य। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो इसका यानी इनके उच्चारण में कंपन होता है। लेकिन आपको परिभाषा में यही मिलेगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कोई कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपन होता है उसको नगण्य मान लिया जाता है, उसका कोई मान नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है, अर्थात न के बराबर होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण ठीक है दोस्तों, तथा श होते हैं। यानी फिर से देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं के बराबर अर्थात नगण्य होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण तथा श होते हैं। अतः इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? कितनी हो जाएगी? 13। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, भाई पहले कितने वर्ण होंगे? 5, दूसरे वर्ण के 5, 5 और 5 10 और 3 13। तो देखते हैं हम लोग को कौन कौन से हैं। तो क ख च छ हरि ट ठ त थ प प श श। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आपके क्या रहेंगे? अघोष वर्ण। क्या रहेंगे दोस्तों? अघोष वर्ण। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं सघोष वर्ण। देखिए, सघोष को ही अभी मैंने बताया था, क्या कहते थे दोस्तों? घोष वर्ण। आप लोग जानते हैं, जैसे निमंत्रण आता है परिवार सहित, ऐसे ही इसका अर्थ क्या होगा? घोष यानी कंपन के सहित, कंपन के साथ। तो एक परिभाषा क्या है दोस्तों? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन अधिक होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? सघोष या घोष वर्ण। ठीक है दोस्तों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन अधिक होता है, उन्हें सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से बच गए? देखो, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, अंतस्थ वर्ण, तथा
हा होते हैं। हाँ जी, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड, अंतस्थ वर्ड तथा ह। देखिए कभी कभी आपको ये मिलेगा हकार। अब ये क्यों मिलेगा इसको मैं अभी वीडियो के अंत में थोड़ा समझाऊंगा आपको हकार क्यों कहेंगे इसको। अधिक तो ये आपके कितने वर्ण हो गए भाई 20। कितने हो गए 20। चलिए दोस्तों वो कौन कौन से यहाँ डाल लेते हैं हम लोग, वैसे आप समझ गए होंगे। अजी ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब ह य र ल व। ठीक है, जैसा कि हमने सभी स्वरों को अल्प प्राण में रखा था वैसे ही यहां भी हम सभी स्वरों को किसमें रखेंगे सघोष में। इसमें रखेंगे दोस्तों सघोष में, लेकिन वही सिस्टम रहेगा यहां भी इसको अरे स्वरों को काउंट नहीं किया जाएगा, रहेंगे इसकी संख्या 20 ही अरे, लेकिन सिस्टम सेम रहेगा अल्प प्राण की तरह। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं। हाँ जी, आगे चलेंगे हम। अब हम तीसरा वर्गीकरण देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिए जैसा कि अरे प्रत्येक व्यक्ति का एक जन्म स्थान अवश्य होता है, वैसे ही इन वर्णों का भी एक उच्चारण स्थान अवश्य होता है। तो देखते हैं आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है कैसे कैसे किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम अरे देखेंगे वर्गीय वर्णों को देख लेते हैं। इसको देखेंगे दोस्तों वर्गीय अक्षर, और वर्गीय अक्षर में कौन से हैं वर्गीय अक्षर। तो देखिए वर्गीय अक्षर को देखेंगे, वर्गीय अक्षर कौन से क ख ग घ ङ। ये जो वर्ण है आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। कहां से होते हैं कंठ से। जैसा कि हम गांव से आते हैं या आप शहर से आते हैं तो आपको शहरी कह देते हैं, हम लोगों को ग्रामीण कह देते हैं, सेम वैसे ही इनको कंठ्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं कंठ्या वर्ण। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ग च छ ज झ ञ। इनको तालु से बोला जाता है, इसीलिए इन्हें तालव्य वर्ण कह देते हैं। क्या कह देते हैं तालव्य वर्ण। ट ठ ड ढ ड़ ये आपके मूर्धा से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, त थ द ध न ये आपके दंत से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको दंत्य
वर्ड कह देते हैं। आगे चलते हैं प, फ, व, भ, म। ये आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? ओष्ठ। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ। अंतस्थ को एक जगह छोड़िएगा, या, रा, ला और वा यहां रख दीजिएगा। सॉरी एक मिनट, हाँ वह आपका यहां नहीं आएगा, वो आपका अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों, वह एक ऐसा वर्ड है जो अकेला एक घर बैठने वाली दंतोष्ठ वर्ड है। कैसा है ये? दंतोष्ठ वर्ड है। हाँ जी, ये दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। एकमात्र वर्ण है जो दंतोष्ठ वर्ण है, जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? दंत और ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारी किसकी? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन की। तो देखिए ऊष्म जैसा कि आपने अंतस्थ रखे थे वैसे ही ऊष्म रख दीजिए, श, श, श। और देखिए हा जैसा कि आपका वाह यहां नहीं आया वैसे ही हा भी यहां नहीं आएगा, और हा उलट के चला जाता है, वो कंठ में चला गया। कहां चला गया? कंठ में। हा कंठ ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अब बात आती है आपके जितने मिश्र व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान मिश्र ही होगा, वो आप स्वयं बना सकते हैं जब आपको ये मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है द्विगुण व्यंजन। देखिए द्विगुण व्यंजन किसकी भांति थे? इन्हीं की भांति थे ना, देखो ये वाले। तो इनका उच्चारण स्थान भी यही होगा, मूर्धाई। ठीक है, हाँ मूर्धा ही रहेगा, क्योंकि ये द्विगुण व्यंजन जो थे आपके वो यहां रखे जाएंगे। इसके बाद अब हम स्वरों को भी देख लेते हैं यहीं पर। तो देखिए आपका आ और आ। ठीक है दोस्तों, ई, ई, री, ठीक है, ऊ और ऊ, ये आपके ओष्ठ में चलेगा। अब क्या बचा आपका? देखिए पूरी वर्णमाला को देख लेते हैं। क्या बचे? अयोगवाह। अयोगवाह में देखा अजय जो देखो इसमें हा हा बोला जाता है, तो हा यहां है तो ये भी यही रहेगा आ। और जो अंग है अंग, अंग जो रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा अनुनासिक। क्या रहेगा? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण क्या होता है? ये नासिका और मुख दोनों की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण है, इसीलिए इसको अनुनासिक। देखिए दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक अनुनासिक होते हैं, एक निरनुनासिक होते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं? जिनके नासिका और मुख के साथ बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण नासिका की आवश्यकता होती है। और एक होते हैं निरनुनासिक या अननुनासिक, जिनके उच्चारण में नासिका की कोई सहायता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये है आपका अनुनासिक वर्ण। अब आपके वर्णमाला के यहाँ पर सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आपके सामने हैं। हाँ जी, कोई रह गया हो तो बताइए आप। अच्छा एक बात और आपको बताते थे कि ये जो वर्ण है आपके ये वाले, ये जो पंच, हाँ जी ये आपके जो हाँ जी ये जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, इनका एक उच्चारण स्थान और होता है। इनका उच्चारण होता है उच्चारण स्थान नासिका। भैया इनका भी उच्चारण स्थान नासिका होता है, इसीलिए इन वर्णों को नासिक्य नासिक्य
या अनुनासिक वर्ण कह देते। हाँ जी दोस्तों, क्या समझे? देखिए, ये जो आपके वर्ण हैं पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के साथ तो बोले ही जाएंगे, उनके साथ साथ ये नासिका से भी बोले जाते हैं। जब यहाँ दो उच्चारण भाई दो उच्चारण स्थान है तो इनको भी भाई मुख और नासिका दोनों भाग, भाई ये मुख है ये नासिका, तो मुख नासिका से बोले जाएंगे, इसलिए इनको नासिक या अनुनासिक वर्ण कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अब देखिए यहीं पर बात आती है हमको, देखिए वर्ग से वर्ण पूछ लेता है, वर्ग से क्या पूछता है दोस्तों? वर्ग से व्यंजन, वर्ग से व्यंजन कहिए या वर्ण कहिएगा, या हम इन्हें कहें तो मसूड़े से, वर्ग से कहते हैं आप लोग मसूड़े को, मसूड़े को एक और नाम दे सकते हैं आप लोग दंत मूल, दांत की जड़। ठीक है, तो दंत मूल या वर्ग से व्यंजन जो होते हैं, वर्ग से वर्ण, वर्ण कहिएगा, वो पूछ लेता है तो न, ल, र, श। यस, वर्ग से वर्ण या व्यंजन तो न, ल, र, श, ये भी आपके उच्चारण स्थान के आधार पर ही है भैया। इसके आगे एक और प्रश्न आता है आपके सामने, स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी या फिर आप कहिएगा काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण। देखिए स्वर यंत्र मुखी वर्ण कहिएगा या काकल्य वर्ण कहिएगा तो वो होता है आपका हा। क्या होता है दोस्तों? हा। तो इस तरह से यह आपके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अजय, ठीक है दोस्तों, तो हम इसके आगे चलते हैं। अब देखेंगे आप उच्चारण प्रयत्न, क्या देखेंगे दोस्तों? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। क्या दोस्तों? अजी, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए उच्चारण प्रयत्न यानी उच्चारण करने की चेष्टा तो कहते हैं उच्चारण प्रयत्न। ठीक है दोस्तों? अजी, जैसा कि आप संस्कृत में पढ़े होंगे, उच्चारण प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है। तो हम लोग सीधे करते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए सबसे पहले हमको पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तो आप लोग सभी जानते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, क से म, ठीक है, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखिए स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? आगे आप भी जानते हैं, च वर्ग के वर्ण। देखिए यदि आपका ऑप्शन च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, उस व्यंजन ऐसे आता है अजी, तो उस समय आप यहाँ क्या कहेंगे? च वर्ग। लेकिन यदि ये आ जाए अलग अलग कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है और कौन सा नहीं है दोस्तों, तो उस समय आपके आंसर रहेंगे च, छ, ज, छ। ठीक है, केवल चार।
इस पर संघर्षी जो वर्ण है वो आपके 4 वर्ण हैं, लेकिन वर्ग के नाम से आए तो 4 आते। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी परिवार में यदि 5 सदस्य हैं और 5 में 4 भाई लोग, आपके जो 5 भाई हैं उनमें 4 भाई लड़ाकू हैं और एक बहुत ही सज्जन स्वभाव का है, तो लोग क्या कहते हैं, हाजी उस घर में तो सभी लड़ाकू हैं, कैसे सभी लड़ाकू हैं, तो उस सही वाले को भी गलत मान लिया जाता है। इसीलिए कभी वर्ग की बात आए तो 4 और यदि वर्णों की बात आए तो 4 6 4 6, इनकी संख्या केवल और केवल दोस्तों 4 रहेगी। संघर्षी व्यंजन, देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए एक होता है स्पर्श संघर्षी, देखिए इनके ऊपर तो जिम्मेदारी है, एक स्पर्श भी है, का वर्ग में है या नहीं, का से मा तक है तो स्पर्श भी हो गई है और संघर्षी भी हो गए। हाँ जी, इनको बोलते समय रगड़ उत्पन्न होती है, आपको पता है। हाँ जी, और केवल संघर्षी व्यंजन की बात आ जाए तो उस समय आपके रहेंगे श श श, ठीक है दोस्तों। इसके बाद उत्क्षेप्त, उत्क्षेप्त व्यंजन, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उत्क्षेप्त व्यंजन कौन से रहेंगे आपके, अजी ड और ढ, ठीक है दोस्तों। इसके आगे अजी उत्क्षेप्त व्यंजन, हाँ जी। अगला देखेंगे आप लोग पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। देखिए पार्श्विक व्यंजन की जब भी बात आती है तो वह रहेगा आपका ला, क्या रहेगा दोस्तों, ला। और आपका रहेगा लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहिए या व्यंजन कह दीजिएगा। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन उन्हें कहेंगे आप लोग, हाँ जी, र, क्या कहेंगे दोस्तों, र, ठीक है। और हाँ जी, तो ये आपके रहेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण, ठीक है दोस्तों। और एक अंतिम रहेगा इसका, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया है इससे पहले वाले में, अजय अनुनासिक या नासिक, अनुनासिक या यही आप लोग कहेंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन से रहेंगे आपके, अभी आपने चर्चा किया है पर ना, ठीक है। तो ये आप कहेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे, देखिए आज इस वर्गीकरण का हम अंतिम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। ये कभी आपको ज्यादातर किसी किताब में मुश्किल से मिल सकता है, हाँ जी, हो सकता है कि कोई सर पढ़ाते भी ना हो, हाँ जी, तो वो वर्गीकरण हमारा रहेगा पाई के आधार पर। ठीक है, पाई के आधार पर ये बहुत ही कम वर्गीकरण मिलता है, तो क्वेश्चन जरूर आता है इससे। तो देखिए पाई के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो होते हैं खड़ी पाई वाले वर्ण,
देखिए जैसा कि आप लोग तो स्वयं जानते हैं, खड़ी पाई वाले, देखिए हमारे यहाँ हिंदी में भी पाई होती है, जो खड़ा एक खड़ी रेखा खींच देते हैं, ये है आपकी एक पाई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए खड़ी पाई, जिन वर्णों के अंत में आपने देखा होगा खड़ी पाई होती है, जैसे हाँ, देखो दिखाई दे रही है, गा दिखाई दे रही है, अंत में एक खड़ी लाइन हो अर्थात खड़ी पाई हो, वही आपके खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं। घ, यस, च, ज, इस तरह से आप करते जाइएगा, तो ये है आपके खड़ी पाई वाले वर्ण। दूसरे होते हैं मध्य पाई वाले वर्ण। देखिए मध्य पाई वाले क्या होते हैं, जिनके बीचों बीच में मध्य में पाई होती है, और वो होते हैं सॉरी क और फ, क और फ, और एक होता है आप लोग कहिएगा अर्ध पाई वाले। देखिए अर्ध पाई वाले कर दीजिए, या हम यहीं पर एक और आता है हमारा बिना पाई वाले वर्ण, बिना पाई वाले वर्ण। ठीक है, बिना पाई में तो वैसे आपका रा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग अरे इसको भी रख देते हैं अर्धपाई वाला। ठीक है, तो अर्धपाई का मतलब आप लोग देखे होंगे केवल आधी रेखा, जैसे टा, ठा, हाँ, ड, द, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारी आधी पाई होती है खड़ी, अर्थात रा में तो आपको कोई पाई नहीं खड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेंगे आपके खड़ी पाई वाले, मध्य पाई वाले, अर्ध पाई वाले या बिना पाई वाले। अब देखिए इनसे हटके एक क्वेश्चन इनका बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है इनसे कि खड़ी पाई वाले वर्णों का अर्ध रूप, अर्ध समझते ना, शुद्ध रूप से व्यंजन। अरे खड़ी पाई वाले वर्णों का अर्ध रूप कैसे लिखा जाता है, क्या बनता है दोस्तों प्रश्न? खड़ी पाई वाले वर्णों का अर्ध रूप। देखिए खड़ी पाई वाले वर्णों का अर्ध रूप कैसे लिखा जाता है, तो आपका आंसर बहुत ही सरल है, पाई को हटाकर। क्या है आंसर? पाई को हटाकर। जैसे देखिए खा का जो अर्धरूप लिखते हैं हम लोग, तो पाई हटा देते हैं। घा का अर्धरूप देखिए ये है, तो इसको आप लोग देखिए क्या हटा देते हैं, आप पाई हटा देते हैं। ग पाई हटा देते हैं, अर्थात ज पाई हटा देते हैं। देखा आपने, तो पाई को हटाकर ये प्रश्न बनता है इस वाले प्रश्न से कि खड़ी पाई वाले वर्णों को अर्धरूप में कैसे लिखा जाता है, तो पाई को हटाकर। ऐसे ही आपका बात आता है अरे सॉरी मध्य पाई वाले। देखिए मध्य पाई वाले जो वर्ण होते हैं उसमें आप कहेंगे कि इनकी जो अरे वक्र रेखा होती है, अरे पाई के बाद जो वक्र रेखा होती है उनको हटाकर अरे क्या प्रश्न बनेगा, मध्य पाई वाले वर्णों का संयुक्त रूप, या हम ऐसे कहें अर्धरूप कैसे बनाते हैं, तो खड़ी पाई के बाद वक्र रेखा को हटाकर। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा अर्ध पाई का बनता है, तो अर्ध पाई वाले वर्णों का जो अर्ध रूप लिखते हैं इनका आगे तो हलंत लगा। जैसा कि आप देखे होंगे
उद्देश्य। तो आपने देखा यहाँ पर, हाँ जी, ये आपके अर्धपाई वाले वर्ड, इनका अर्धरूप हमने कैसे लगाया है, हलंत लगाकर, जैसे खट्टा, हाँ जी, उसमें भी आपने देखा होगा टा में क्या होता है, हलंत। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो ये थे हमारे वर्णों के वर्गीकरण। ठीक है, इसके साथ एक आपको जानकारी अभी जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, और वो है आपके, जैसा कि मैंने कहा था हकार। क्या कहा था, हकार। किसको कहा था, हा को। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, हमारे संस्कृत साहित्य में एक सूत्र होता है वर्णात्मकता। इसको आप लिखना चाहते हैं तो विशेष करके लिख दीजिएगा, विशेष, विशेष। ठीक है, वर्णात्मकार सूत्र, ये सूत्र होता है, इससे प्रत्येक वर्ड की कार संज्ञा होती है। हाँ जी, क्या समझे, प्रत्येक वर्ण की कार संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब क्या होता है, आगे बताएंगे हम लोग। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो जो भी वर्ण होते हैं उनका नाम कार होता है। क्या होता है दोस्तों, कार। जैसे आ का क्या हो गया भैया, आकार। बड़े आ का आकार। यस, जैसे गंगा का नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, आज ऐसे हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, इस तरह से कह देते हैं। तो वैसे ही इनका कार नाम होता है आकार, आकार, इकार, हाँ क्या होगा, विकार, ईकार। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ईकार। ऐसे ही उकार, चकार। ठीक है, हाँ, वर्ण में जब हम जाते हैं तो ता, ये जो ता होता है ना, अब देखिए दोस्तों, मैंने पहले बताया है हलंत में है, इसको हम बोल नहीं सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा भैया, पढ़ाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, तकार, पाको, पकार। हाँ, किसी को ले लीजिएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में अपवाद अवश्य होता है। अरे अपवाद नहीं होगा तो भाई सब अपने मन के राजा हो जाएंगे। तो क्या भाई, जब कोई विपक्ष में नहीं होगा तो एक तरफ सरकार रहेगी ना। तो वही सिस्टम है। एक है भैया आपका कौन, रा। रा कहता है भैया मेरा नाम कार नहीं है, क्या है, मेरा नाम है भैया इफ, मेरी इफ संज्ञा होगी, इसीलिए रा को रेप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेप। यस, रा को क्या कहेंगे, रेप। बाकी के जितने भी वर्ड है सबको कार संज्ञक कहेंगे, अर्थात अकार, आकार, उकार, उकार। तो देखिए इस तरह से दोस्तों ये रहे हमारे वर्ण के संज्ञा के शब्द, यानी वर्ण को हम कहते क्या है। प्रत्येक वर्ण को यदि हम अकेला बोलेंगे, हमेशा आगे देखिए, अकेला यदि किसी वर्ण को बोलेंगे तो उस समय हम यही कहेंगे कि अकार, इकार, उकार, ककार, नकार, सकार, डकार, पकार, तकार, अरे कुछ भी होगा, लेकिन रा को रेप कहेंगे। क्या कहेंगे, रेप। इसके बाद यहीं पर देखिए, हम इस जगत में, संसार में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार के शब्द, दो। एक कौन से होते हैं, स्वर से अंत होने वाले, और एक व्यंजन से अंत। दो प्रकार के शब्द होते हैं, स्वर से अंत और एक व्यंजन से अंत। देखिए स्वर से अंत होगा, स्वर का दूसरा नाम हमने आपको बताया है, क्या कहते हैं, अच। अब देखिए आगे जाकर के आप लोग पढ़ेंगे, अरे संधि, संधि में आप अच धन अंत को अजंत कह देते हैं। क्या कह देते हैं,
अजंत। अब अजंत कहिएगा या स्वर प्लस अंत को क्या कहेंगे? स्वरांत। तो देखिए एक प्रकार हो गया शब्दों का स्वरांत शब्द या अजंत शब्द। व्यंजन प्लस अंत क्या कहेंगे? व्यंजनांत। या व्यंजन का एक दूसरा नाम क्या होता है? हल। यस, आपको बताया होगा व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? हल। तो क्या कहेंगे? हलन। तो हम इस संसार में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक को करेंगे स्वरांत जिनको अजंत कहेंगे, और एक व्यंजनांत जिनको हलंत कहेंगे। ठीक है, तो हम स्वरांत के कुछ उदाहरण कर देते हैं जिनके अंत में स्वर हो। देखिए एक और बात, जैसा कि कभी भी किसी वर्ण पर आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, कहीं से भी किसी भी स्वर की यदि मात्रा किसी व्यंजन पर लगी हुई है तो याद रखना उसको दोस्तों। आज अंतिम वर्ण इसका क्या होगा और पहला क्या होगा? तो पहला आपका क होगा और इस पर लगा हुआ जो स्वर होगा वो बाद में चाहे आगे से लगे चाहे पीछे से लगे। हाँ जी, क धन ई, क धन उ, क धन ई। ठीक है दोस्तों, तो इसी के आधार पर देखेंगे हम लोग। जैसे हमने कहा कमल, क्या कहा? कमल। ठीक है दोस्तों, तो कमल में आपने देखा अंतिम वर्ण क्या है? हाँ जी भाई, आप देखिए ये का है, क्या है? का। इस पर कोई मात्रा ही नहीं दिखाई दे रही है आपको, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसमें क्या है? का और का। ये पहले भी आपको बताया है। तो इसीलिए इसमें क्या है? क्या है दोस्तों? अ। इसीलिए ये शब्द आपका कैसा हो गया? अकार। यही हम आपको समझाना चाहते थे, अकारांत। नंदिनी, भाई नंदिनी कैसा शब्द रहेगा? तो फिर ईकारांत। क्या रहेगा? ईकारांत। मधु, उकारांत। बधु, उकारांत। हाँ जी, ऐसे ही यही शब्द हैं आपके। हाँ जी, स्वर में जाएंगे तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, ऋकारांत, एकारांत, उकारांत, उकारांत, ओकारांत। और यदि व्यंजन में जाएंगे तो क्या आएंगे? जैसे कि अर्थात, कमलम। हाँ, तो क्या होगा? तकारांत, हाँ, मकारांत। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? क्या कहेंगे? नहीं, रकारांत नहीं, क्या कहेंगे? रेफांत। हाँ, इसको याद रखिए, इसकी कार संज्ञा नहीं होती है, इसकी एक संज्ञा होती है, इसलिए रेफांत कहेंगे इसको, या फिर रेफा राम। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे वर्णमाला के हाँ जी पूर्ण रूप से सभी वर्गीकरण हो चुके हैं। आज वर्णमाला समाप्त होती है। इससे आगे अगली वीडियो में हम मिलेंगे, इसी से संबंधित सभी आए हुए क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।